एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और डिफेंस इन सब का हम एक सेट निकाल चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैज़ कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द सन इन द ईयर 2011 सिंस इट्स डिस्कवरी इन 1846। देखिए, ये कह रहे कि कौन सा ऐसा प्लैनेट्स है जिसकी डिस्कवरी 1846 में हुई थी और उसका फर्स्ट ऑर्बिट जो कंप्लीट होता है सन के अराउंड, तो वो होता है 2011 में। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। प्लूटो अब नहीं है। तो जो लास्ट के 4 हैं वो हैं सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सन। तो इसकी ट्रिक हमने बताई थी याद करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं यूरेनस पहले या नेपच्यून पहले से है। तो इसकी एक ट्रिक है, SUN, सन याद रखिए। तो यही सीक्वेंस है हमारा, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए, जो नेपच्यून है ये फार्देस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे दूर प्लैनेट है हमारे सन से। और इसको जो टाइम लगता है एक पूरा राउंड करने में, तो वो लगता है 165 ईयर्स। तो अगर हम 165 ईयर्स इसमें हम लोग अगर काउंट करते हैं 165 ईयर्स, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2011। यानी कि नेपच्यून ऐसा प्लैनेट है जिसकी डिस्कवरी 1846 में हुई थी। क्योंकि इसका एक ऑर्बिट कंप्लीट होता है 165 ईयर्स में, इसलिए ये 2011 में इसका एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। नेक्स्ट है, हीराकुंड डैम हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर। देखिए, कृष्णा, महानदी, कावेरी, सतलज ये ऑप्शन है। और इसमें कहा गया है कि हीराकुंड डैम की बात की गई किस रिवर पे। तो देखिए, ये महानदी रिवर पे है। ये तो हर कोई जानता है कि हीराकुंड डैम कहाँ है, महानदी रिवर पे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और स्टेट कौन सा है? अगर स्टेट की बात आती है तो स्टेट कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा में हीराकुंड डैम है। अगर ओरिजिन की बात करेंगे तो ओरिजिन जो होती है महानदी की वो होती है छत्तीसगढ़ में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, ओरिजिन जो होती है महानदी रिवर की वो छत्तीसगढ़ में होती है और ये डैम बना है वो उड़ीसा में बना है। उसके बाद अगर हम दूर और ये इन रिवर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये सबसे हमारा जो ये आता है सुपरलेटिव्स में आता है क्वेश्चन। तो हमारा जो सबसे हाईएस्ट डैम है, हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम। वो भगीरथी रिवर पर है। और अगर हम बात कर लेते हैं हमारे डीपेस्ट डैम की, तो डीपेस्ट डैम भाखड़ा नांगल डैम है जो सतलज रिवर पे है। और लॉन्गेस्ट एक आता है लॉन्गेस्ट की, तो वो हमारा हीराकुंड डैम है। अगर आता है लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो वो हीराकुंड डैम है। ये इंडिया का बता रहे हैं और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम। अब बात, द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी इस, देखिए साउथ इंडियन जो रिवर्स हैं उनका ओरिजिनेशन अक्सर पूछा जाता है, ओरिजिन पॉइंट। तो अगर हम गोदावरी की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, नासिक, इन दोनों में से कौन सा है? नासिक। नासिक इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है गोदावरी का। ऐसे ही और भी रिवर्स का पूछा जाता है। तो एक महानदी का अभी हमने बता दिया, महानदी का ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है। तो ये स्टेट लगती है। और अगर हम बात करें गोदावरी हो गई, कृष्णा की बात करें तो कृष्णा रिवर हमारे कहाँ से निकलती है? कृष्णा नगर जो होती है वो महाराष्ट्र स्टेट से लगती है। महाराष्ट्र स्टेट में महाबलेश्वर सुना होगा, एक हिल स्टेशन है महाबलेश्वर, वहाँ से निकलती है। और जो दूसरी अगर हम बात करें कावेरी की, कावेरी रिवर की बात करें तो वो उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है? उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है ब्रह्मगिरी हिल्स। देखिए, कावेरी जो रिवर है वो ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे? कर्नाटक के, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है। अब अगर बात कर लेते हैं हम ये तो हो गई हमारी इस ईस्ट साइड वाली रिवर्स, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। अब अगर हम वेस्ट साइड जाएं, नर्मदा और तापी, तो नर्मदा जो है वो अमरकंटक हिल से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से। और तापी की बात करें तो वो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा जो रेंज है वहाँ से निकलती है। तो इतना ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है हमारा द डीपेस्ट ओशन इज पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन। देखिए डीपेस्ट ओशन, लार्जेस्ट, बिगेस्ट ओशन और इस तरह के जो ये क्वेश्चन आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और तो इसका राइट आंसर है पैसिफिक। पैसिफिक ओशन जो है हमारा डीपेस्ट है, सबसे बड़ा ओशन है, सबसे गहरा ओशन है। तो और अगर हम बात कर लेते हैं शेप की, तो अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन, इन सब के जो शेप होते हैं, तो देखिए अटलांटिक का शेप होता है, आज पूछा जाता है वो होता है एस शेप का। एक इंडियन का पूछा जाता है वो किस शेप का होता है, एम शेप का। अभी हम दिखाते हैं डायग्राम में आपको। देखिए ये वर्ल्ड मैप है, तो इसमें देखिए पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, देखने ही में पता चल रहा है पैसिफिक ओशन। ये वाला पूरा इधर एरिया पूरा पैसिफिक ओशन है हमारा, जो डीपेस्ट है, लार्जेस्ट है, ये सब है। अब अटलांटिक की बात कर लेते हैं, तो इसका शेप देखिए ये एस शेप है, तो ये अटलांटिक हमारा एस शेप का। ये क्वेश्चन आता है एक इंडियन ओशन पे आता है कि ये किस शेप का, तो ये देखिए ये एम शेप का है, एम शेप है इंडियन ओशन। और एक आता है कि ट्रायंगुलर शेप, तो अगर सिर्फ ट्रायंगुलर बात आती है तो सिर्फ कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक, तब अटलांटिक नहीं कहेंगे, नॉर्थ अटलांटिक सिर्फ कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ट्रायंगुलर शेप बनता है। और यहाँ पर सुना होगा आपने बारमूडा ट्रायंगल है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है बहुत सी चीज़ों में, तो उसका नाम सुना होगा। तो बारमूडा ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगुलर शेप देता है, और ये कहाँ कौन सा पड़ता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अगर एस शेप आए तो पूरा अटलांटिक ओशन। तो ये ऊपर आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिका। अच्छा ये अंटार्कटिका वाला पार्ट जो है ये किस शेप का है, सर्कुलर शेप है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव अ रेलवे स्टेशन। ऐसे कौन सी स्टेट है जिसके पास रेलवे स्टेशन नहीं है, तो इन सब में सिक्किम हमारी एक ऐसी स्टेट है जिसके पास रेलवे स्टेशन नहीं है। पर आने वाले टाइम में ऐसी प्रोजेक्ट इस पे प्रोजेक्ट चल रहा है, काम हो रहा है, तो आने वाले टाइम पे जो इंडियन रेल नेटवर्क पूरा है उससे उसको अटैच कर दिया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर सिक्किम। नेक्स्ट है हमारा अ डे इज एडेड व्हेन ऑन क्रॉसेस। देखिए अ डे इज एडेड, डे में एक दिन ऐड कर रहे हैं जब किधर से किधर जाएं, तो देखिए ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है, और इसके इधर क्या होता है, अगर हम इस तरफ की बात करें तो ये ईस्ट है हमारा, अगर हम इस तरफ की बात करें तो ये क्या है, वेस्ट है। तो देखिए इस तरफ जाते हैं जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन, कोई भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन हो, उसके जब हम ईस्ट की साइड जाएंगे यानी कि राइट साइड जाएंगे, तो टाइम ऐड होगा, प्लस करना होगा, और अगर यानी कि एक दिन ज़्यादा में मिलेगा। और अगर हम इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन के वेस्ट साइड जाएंगे तो एक दिन कम करना होगा। तो देखिए अ डे इज़ एडेड यानी कि हम किधर गए, ऐड करने के लिए किधर गए, हम गए वेस्ट टू ईस्ट। तो ये क्या है, देखिए ये इक्वेटर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू, देखिए पोल से हमें मतलब नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि हमें एक दिन कम और एक दिन ज़्यादा की बात हो रही है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। इन दोनों में देखिए वेस्ट टू ईस्ट जाने पे हमें एक दिन एडेड हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। देखिए राजस्थान जो है एक ऐसी स्टेट है जिसका 70% पार्ट जो है वो पूरा डेजर्ट है। तो अगर हम बात करते हैं कौन सा डेजर्ट है, तो वहाँ पे थार थार डेजर्ट है, और वो हॉट वाला हॉट डेजर्ट है। डेजर्ट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, हॉट और कोल्ड। तो ये जो है ये हॉट डेजर्ट है, और द चाइना के ऊपर जो है गोबी डेजर्ट वो ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ के कुछ डिस्ट्रिक्ट इन्होंने नाम दिए, इनमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो डिज़र्ट नहीं है। देखिए चूरू जो है ये तो फुल्ली डिज़र्ट है, पूरा का पूरा डिज़र्ट है चूरू। मतलब इसको कहा जाता है टू द थार डिज़र्ट। और ये बारमन जैसलमेर ये भी लाई करते हैं डिज़र्ट में। कोटा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो जिससे डिज़र्ट से मतलब नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी डिज़र्ट का पार्ट नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट इन केरला। देखिए केरला जो होता है ये हमारे ये जो इंडिया का नीचे ये वाला है पेनिनसुलर पार्ट, तो इसमें केरला जो यहाँ पर है सबसे नीचे लास्ट में, तो इसमें कोस्टल जो डिस्ट्रिक्ट हैं यानी कि इस कोस्ट के पास जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो टोटल हैं 9। इनको ध्यान रखिएगा, 9 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट में से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारा कोलम जो है ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है। ये मैपिंग का सिंपल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अगर ध्यान हो
तो फिर ये चीज़ें आप आंसर दे सकते हैं। Broadly, there are three layers of the earth, of the crust, the mantle and the core. The crust forms what percent of the volume of the earth? देखिए, अर्थ का जो हमारा इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर है, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है, मतलब मैक्सिमम पेपर में देखते हैं कि एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इनकी परसेंटेज पूछी जाती है, इनका एलिमेंट्स पूछा जाता है, कौन सा ज़्यादा एलिमेंट होता है, क्रस्ट में कौन सा होता है, कोर में ज़्यादा होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे बात करी है बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्रस्ट की, तो देखिए जो मेंटल होती है वो अप्रॉक्सीमेटली बनाती है 84%, 84% पार्ट होता है। जो ये हमारा कोर होता है ये 15% अप्रॉक्सीमेटली बनाती है। तो हमारा क्रस्ट जो होता है ये 1% में लाई करता है। तो अब यहाँ 1% तो ऑप्शन नहीं है, तो हमें 0.5 मिल रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट है हमारा उर्सा अ माइनर इस। उर्सा अ माइनर इस क्या है? ये एक नाम है आइलैंड का, ये सैटेलाइट का नाम है, या डिजीज़ है चाइना की, या फिर ग्रुप ऑफ स्टार्स है दैट फॉर्म द लिटिल डिपर इन द मोस्ट नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन। तो देखिए सोलर सिस्टम में आपने कॉन्स्टलेशन पूरा पढ़ा होगा, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या होते हैं, कॉन्स्टलेशन होते हैं। तो उसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं, मतलब एक उनका स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है कि वो उस तरह का शेप में होते हैं। तो ये जो होते हैं, तो जो उर्सा होता है, उर्सा माइनर उर्सा मेजर, ये दो टाइप के होते हैं। तो देखिए ये आपने देखा होगा आसमान में, ये इसको हिंदी में कहते हैं सप्तऋषि। 7 स्टार्स का एक ग्रुप देखा होगा, 4 ऐसे होते हैं और 3 ऐसे टेल निकली होती है, टेल ये होती है। तो ये एक देखा होगा आपने, इसी को कहते हैं उर्सा माइनर या उर्सा मेजर। अब जो अगर बड़ा होता है, जो बड़ा होता है थोड़ा सा, तो उसको क्या कहते हैं, उर्सा मेजर, बिग बियर भी कहते हैं। और जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, उर्सा माइनर। अब यहाँ पे माइनर है इसलिए यहाँ पे लिटिल डिपर की बात आई, क्योंकि हमारा ये राइट आंसर है। अगर ये मेजर होता तो यहाँ पे क्या होता, बिग डिपर होता, तो इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि ये जो स्टार्स होते हैं, उर्सा माइनर उर्सा मेजर जो होते हैं, इनकी हेल्प से हम पोल स्टार इजीली ढूंढ सकते हैं। पोल स्टार क्यों? क्योंकि पोल स्टार की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले टाइम पे क्या होता था कि लोग इसी के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन रास्ते ढूंढते थे, क्योंकि इन्हें पता होता था नॉर्थ साइड जो होगा वो हमारा पोल स्टार निकलता है। तो पोल स्टार अगर नॉर्थ साइड है तो उसको अगर पता करने के लिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टलेशन को, तो इसका ढूंढना आसान होता है। तो ये जब मिल जाता है तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि पोल स्टार कहाँ पर है, तो इस तरह से लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या है कि ये एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है, लिटिल डिपर इन द फॉर्म ऑफ नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन। राइट आंसर इज टी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक माउंटेन्स। देखिए ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं। तो उनमें से ये कुछ हमेशा एग्जाम्पल आते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्पल आते हैं कि ये कौन सा माउंटेन है, इनमें से ये वाला कौन सा माउंटेन है, तो इस तरह के आते हैं। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो ये देखिए रॉकी, एंडीज, एल्प्स, ये 3 तो फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। ये तीनों जो है फोल्डेड माउंटेन, ये एल्प्स है यूरोप में, एंडीज़ है हमारी साउथ अमेरिका में, सबसे लंबी जो रेंज है ये माउंटेन रेंज एंडीज़ है, और ये रॉकी है नॉर्थ अमेरिका की। अब बात कर लेते हैं ये फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। देखिए फोल्ड माउंटेन्स का एक और एग्जांपल है हमारे यहाँ हिमालय। हिमालय जो है वो एक फोल्डेड माउंटेन है। तो ये कैसे बनते हैं, ये क्या होते हैं कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कॉन्ट्रैक्शन होता है या खिंचती हैं, पुल होती हैं या पुश होती हैं एक दूसरे की तरफ, तो ये क्या होता है कि इनका जो बीच का पार्ट होता है ये उठता जाता है, और ये इस तरह से लेयर बाय लेयर ये फोल्ड होता है और उठ जाता है, और ये क्या होता है, एक माउंटेन का स्ट्रक्चर ले लेता है। तो ये होते हैं हमारे फोल्डेड माउंटेन। अब ये ब्लॉक माउंटेन कौन से होते हैं? ब्लॉक माउंटेन ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए एक लैंड है हमारी, और इसमें बीच में यहाँ पे फोर्स पड़ा या कुछ भी प्रेशर पड़ा और ये क्रैक कर गई। अब जब ये क्रैक कर जाएगी तो ये थोड़ा सा खिसक जाएगी, तो क्या होगा, बीच में रिफ्ट बन जाएगी, एक खाई टाइप की बन जाएगी, और ये पार्ट उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उभरा हो जाएगा। इस पे ऊपर प्रेशर लगेगा और इस पे नीचे, तो क्या होगा कि ये एक माउंटेन का रूप ले लेगा। धीरे धीरे इस पे लेयर्स आएंगी और ये एक माउंटेन टाइप बन जाएगा। जब बीच में कोई
धँस जाएगी ज़मीन तो कोई ना कोई उसके आसपास उभार भी तो होगा, तभी तो उसके रिस्पेक्ट में वो धँसेगी। तो जो उभार वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा ब्लॉक माउंटेन। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? ये हमारे ये विंध्या रेंज जो है इधर, विंध्या रेंज, वो हमारी क्या है, ब्लॉक माउंटेन की एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर जो है ब्लॉक माउंटेन, इसमें वॉस्केस है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब है कंसीडर द फॉलोइंग पीक्स, कंचनजंगा, केटू, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो देखिए करेक्ट सीक्वेंस इसमें लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑफ देयर हाइट, इनकी हाइट के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें एक ऑर्डर लगाना है। अब सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनकी रेंज क्या होती है। देखिए जो हमारी नॉर्दर्न जो माउंटेनियस रेंज है उनमें एक सबसे ऊपर कौन सी है, काराकोरम रेंज, क्योंकि देखिए इनसे क्वेश्चन आता है तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आती है लद्दाख रेंज, थर्ड आती है जास्कर रेंज, फोर्थ आती है हमारी धौलाधार रेंज। उसके बाद इसको कोई भी वो बनाकर ट्रिक बना के याद कर लिएगा, धौलाधार रेंज। उसके बाद आती है हमारी पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज। और फिर आती है न्यूएस्ट हमारी शिवालिक। तो देखिए ये काराकोरम जो रेंज होती है सबसे ऊपर जो अक्साई चीन वाले पार्ट के पास होती है, ये इस पे कौन सा है, केटू है, गॉडविन ऑस्टिन केटू, जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक है। तो ये हमारा सबसे ऊंचा हो गया हाइट में, यानी कि 2 हमारे पहले नंबर पे, यानी कि ये ऑप्शन दोनों तो गलत हो गए। अब इन दोनों में से कोई एक है। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जो सास्कर रेंज है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये तीनों इसी रेंज पे आती हैं, सास्कर रेंज में। और इनमें कंचनजंगा जो होता है वो होता है, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट नंबर पे हाईएस्ट पीक कौन सी है, कंचनजंगा, क्योंकि ये काराकोरम वाली इंडिया वाले पार्ट में नहीं आती है, उनके पार्ट में आती है। इसलिए अगर पूछा जाए इंडिया में, इंडिया के अंदर कौन सी है, तो कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है। तो यानी कि हमारी 1 होगी, यानी कि ये राइट आंसर है 2 1 3 4। उसके बाद नंगा पर्वत और फिर नंदा देवी, इनको ध्यान रखिएगा। और ये किस रेंज में है, जास्कर रेंज में। नेक्स्ट है हमारा द अर्थ इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप वॉज स्टेटेड बाई। देखिए अर्थ की जो शेप है इसके लिए काफ़ी लोगों ने थ्योरी दी। इनके ऑप्शंस यहाँ पर हैं, पाइथागोरस, टॉलमी, कोपर्निकस, आर्यभट्ट, सबने दी। लेकिन ऑलमोस्ट इस सब ने अलग अलग थोड़ा सा फ़र्क बताया, वर्ड का यूज़ किया, और किसी ने पहले किया किसी ने बाद में किया, तो ये इनकी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है थोड़ी। तो यहाँ पर पूछा गया ऑलमोस्ट स्फेरिकल, तो सबसे पहले ये किसने बताया था शेप, ये आर्यभट्ट ने बताया था। राइट आंसर हमारा आर्यभट्ट है। नेक्स्ट है द डिफरेंस इन लैटिट्यूड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज। देखिए सिंपल है, अगर आपको ये पता होगा किस एंगल पर हैं ये दोनों तो आप निकाल लेंगे। देखिए इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ऊपर नदर्न हेमिस्फेयर में कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री पे। और ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है सदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री। तो अगर हमें इनके बीच का डिफरेंस चाहिए तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 23.5 तो हमें मिल जाएगा 47 डिग्री। राइट आंसर इज 47 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इंक्रीज एज वन मूव्स फ्रॉम। देखिए डे एंड नाइट, अगर हम डिफरेंस के इनके बात करें, इनके ड्यूरेशन में डिफरेंस की बात करें कि हमें ज़्यादा चाहिए, हमें कम से ज़्यादा डिफरेंस चाहिए, तो हमें किधर मूव करना होगा। तो देखिए हमारा ये हो गया ग्लोब, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया हमारा इक्वेटर। अब हम किस तरफ चलें, देखिए अगर हम लॉन्गिट्यूडनल चलें तो इसमें तो डे, मतलब डे ऐड होता है या माइनस होता है, इसमें डे नाइट का कोई मसला नहीं है, डिफरेंस नहीं पता चलेगा। हमें कैसे चलना है, लैटिट्यूडनल चलना है। तो लैटिट्यूडनल हम कैसे जाएं, पोल से इक्वेटर आएँ या इक्वेटर से पोल जाएं। तो देखिए जो हमारा पोल है, पोल पे 6 मंथ डेज होते हैं और 6 मंथ नाइट होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है। तो अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएं तो हमें डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा। क्या होता है कि जैसे ये इस तरफ है, इस तरफ है, ये इसकी एक्सिस है, मान लीजिए ये झुकी हुई है, और इसका अगर इस तरफ यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है हमारा, तो अगर ये सन की रेजेस साउथ पोल पर पड़ रही तो ये 6 डेज इस तरफ डे रहेगा और 6 मंथ इस तरफ नाइट रहेगी और 6 मंथ इस तरफ डे रहेगा। जब ये घूम के दूसरी तरफ आएगी तो इस तरह से कुछ एक्सेस होगी इसकी,
तब क्या होगा, हमारे नॉर्थ पोल पे डे 6 मंथ चलेगा और 6 मंथ नाइट इस तरफ चल रही होगी। तो इस तरह से इसके टिल्टेशन पे डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि इक्वेटर से अगर हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमें मैक्सिमम ड्यूरेशन देखने को मिलता है डे नाइट में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इक्वेटर टू पोल्स। नेक्स्ट है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है ये एवरेज डिस्टेंस के बीच की होती है। देखिए इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 150 मिलियन किलोमीटर्स, और अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस भी होती है 150 मिलियन किलोमीटर्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसकी बीच की डिस्टेंस है, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूड। देखिए लॉन्गिट्यूड को डिस्क्राइब करने के लिए बेस्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, एक ग्लोब बनाया, उसमें हमने लॉन्गिट्यूड बना लिए थोड़े से। तो देखिए ये पोल्स हैं, हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब समझते हैं, द एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन, नहीं। द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन, एन इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये सही है। द पोजीशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस विद द रेफरेंस टू द प्राइम मेरिडियन, नहीं। देखिए बेस्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि एक इमेजिनरी लाइन, क्योंकि देखिए अर्थ में रियल में तो कोई लाइन नहीं है, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, चाहे उसकी एक्सेस हो, चाहे ये प्राइम मेरिडियन हो, चाहे इक्वेटर हो। तो एक इमेजिनरी लाइन जो ज्वाइन करती है नॉर्थ पोल को साउथ पोल से, ये हमारी क्या होती है, लॉन्गिट्यूड। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा एमो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए एमो जो है एक वॉल्केनो है, ये कौन सा वॉल्केनो है ये क्वेश्चन है। तो ये कीनिया में एक वॉल्केनो है जो एक्टिव वॉल्केनो है। राइट आंसर इज बी। तो ये कुछ पूछे जाते हैं कि ये कौन से वॉल्केनो हैं, एक्टिव हैं, डोरमेंट हैं, कौन से हैं। नेक्स्ट है हमारा, द मोस्ट अबेंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वॉल्केनोज इज। देखिए जो वॉल्केनोज होती हैं इनसे काफ़ी सारी गैसेस निकलती हैं, वाटर निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ये सब गैसेस निकलती हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में निकलती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या होता है कि ये जो गैसेस होती हैं ये अगर वहाँ पर कोई आसपास ह्यूमन बीइंग वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वॉल्केनो जब इरप्शन होता है, तो क्या होता है कि उसके जो मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो होती है आइस। आइस में जलन होने लगती है, धुएं से ऑब्वियसली होती है। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गैसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलती हैं, तो आंखों में जलन होने लगती है। और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन उसमें जो होती है बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है, जिससे खांसी आती है, दम घुटता है, ये सब प्रॉब्लम होती है। अगर ज़्यादा इनका अमाउंट पहुंच जाता है तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। देखिए क्रॉप्स के प्रोडक्शन की कौन सी ब्रांच है एग्रीकल्चर की, तो वो है एग्रोनॉमी। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा ये जो और ऑप्शन है इनके बारे में बताते हैं। देखिए एग्रोस्टोलॉजी जो होती है वो किसकी होती है, स्टडी ऑफ ग्रास। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ग्रास, तो एग्रोस्टोलॉजी किसकी हो गई, स्टडी ऑफ ग्रास। अब बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो ओल्ड होते थे, जैसे प्राइमेट्स होते थे, जो ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन होता है, उनका बिहेवियर जानना, उनका पूरी स्टडी जो होती है उसको समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी ये एक पूरी ब्रांच है। अब बात करते हैं एंथ्रोपोजेनी। तो एंथ्रोपोजेनी जो होती है उसके अंदर हम लोग ह्यूमन की ओरिजिन समझते हैं, उसका इवोल्यूशन समझते हैं ओरिजिन में, और एक कि वो जो बन गया है उसके बिहेवियर में, टाइम टू टाइम उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इनमें फ़र्क है। तो यही डिफरेंस जो है एंथ्रोपोजेनी और एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोजेनी में सिर्फ उसकी ओरिजिन की बात की गई है और इसमें पूरे उसके बिहेवियर की बात की गई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एग्रोनॉमी, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एग्रोनॉमी में आती है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए रॉक्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है इग्नियस रॉक, एक होती है सेडिमेंट्री रॉक, एक होती है मेटामॉर्फिक। तो देखिए जो इग्नियस रॉक होती है वो वॉल्केनिक इरप्शन से बनती है।
वॉल्केनो जैसे इरप्ट होता है, फटता है, तो उससे जो लावा और मैग्मा सब निकलता है, तो वो एक जगह वहीं आसपास के पोर्शन में डिपॉजिट होता है। तो वो जो रॉक्स पूरा धीरे धीरे वो एकदम सख्त होता जाता है, टाइट हो जाता है, जब उस पर आंधी बारिश ये सब होता है, तो क्या होता है, वो जो रॉक बनती है वो होती है इग्नियस रॉक। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। तो सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो कैसे बनती है, वो क्या होता है कि वेदरिंग प्रोसेस से, जैसे इधर से उधर गई तो क्या होता है, डिपोजिशन होता है। अर्थ इधर से उधर गई तो उसका डिपोजिशन होता है लेयर बाय लेयर, और बनती जा रही है बनती जा रही, इस तरह से लेयर्स होती हैं। और क्या होता है, ये टाइम टू टाइम, अब इसके ऊपर फिर दूसरी लेयर आ गई मिट्टी की, इसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई, तो क्या होता है कि ये नीचे दबती जाती है और ऊपर न्यू आती जाती है। तो क्या होता है, इसमें हमें डेड प्लांट्स भी मिलते हैं, डेड एनिमल्स भी मिलते हैं, फॉसल्स भी होते हैं। क्या होता है कि ये टाइम के साथ टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये हार्ड हो जाती है टाइम के बाद। तो क्या होती है, ये सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्म ले लेती है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, ये सब सुने होंगे। ये दोनों कौन सी हैं, सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट सुना होगा। ग्रेनाइट जो होती है कौन सी रॉक होती है, इग्नियस रॉक होती है। अब एक तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक। ये कौन होती है, देखिए इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक ये दोनों क्या होता है, एक टाइम के बाद इनमें कन्वर्जन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इनमें इनके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कुछ टाइम के बाद मेटामॉर्फिक रॉक में। तो जो ये रॉक होती हैं इन्हीं दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होती हैं। तो इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आती है मार्बल, आती है क्वार्टसाइट, आती है। ये कौन सी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये तो समझ लिया हमने। अब यहाँ पे कह रहे सेडिमेंट्री रॉक के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है, द रॉक आर क्रिस्टलाइन, नहीं। द रॉक हैव बीन डिपॉजिटेड इन लेयर्स, बिल्कुल सही, क्योंकि ये लेयर्स में डिपॉजिट होती हैं। द रॉक्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड अंडर वाटर, दे आर रॉक्स हुज स्ट्रक्चर इज कंडीशन। ये गलत है ये सब। ये जो बिल्कुल सही है हमारा स्टेटमेंट ये वाला है, डिपॉजिटेड इन द लेयर्स। नेक्स्ट हमारा ओपन फोल्ड्स आर दोज इन विच द एंगल बिटवीन द टू लिम्स ऑफ द फोल्ड इज। देखिए जो रॉक्स होती हैं कुछ इस तरह से हमने बताया था, फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं। तो ये बात कर रहे हैं इनकी जियोलॉजी जो होती है ना, इनकी ज्योमेट्री की, इस टाइप के होते हैं। तो हमारा हिमालय कौन सा है, टर्शरी फोल्ड माउंटेन कहलाता है। ये वह है ओपन फोल्ड। ओपन फोल्ड कौन सा होता है, जिसके एंड ओपन होते हैं। अब बात करें लिम्स की, क्या है, तो ये जो उठा हुआ पार्ट होता है ये वाला, ये होता है लिम्ब। ये कह रहे हैं ओपन फोल्ड वाले में टू लिम्स के बीच में कौन सा एंगल होता है। तो देखिए इसका जो एंगल होता है ये 45 से ज़्यादा और 90 से कम होता है हमेशा। तो इसको ध्यान रखिएगा। इससे ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आते हैं तो वैसे इस तरफ कम देखे जा रहे हैं क्वेश्चन, इसके ज्योमेट्री से कम ही क्वेश्चन बनते हैं। ये इसके बीच की एक्सिस होती है और ये लिम्स होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा बस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें कुछ पेयर दिए हैं और पूछा है कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए हिमालयाज टर्शरी, ये अभी हमने बताया था, हिमालयाज टर्शरी फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल सही है। और वेस्टर्न घाट पेलियोजोइक फोल्ड माउंटेन ये गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर यही हो जाएगा बी। और डिकन ट्रैप्स वॉल्केनिक कोन इरप्शन ये बिल्कुल सही है। और अरावली प्री कैम्ब्रियन रिलिक्ट माउंटेन ये भी बिल्कुल सही है। अब बताते हैं कैसे। देखिए हिमालय टर्शरी फोल्ड माउंटेन है, ये तो बिल्कुल सबको पता है। अब बात आती है डिकन ट्रैप्स की, वॉल्केनिक कोन। देखिए डिकन ट्रैप जो होता है ये जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट था इंडिया का, इसमें क्या होता है जब वो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था तो उसकी वजह से यहाँ पर ट्रैप हो गया था, पूरा ट्रैप कर गई थी। तो इसको बोला, क्योंकि ये डिकन प्लेटू था, इसको बोला, नाम दे दिया डिकन ट्रैप्स। इसको हम डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, हल्का फुल्का समझिए। देखिए डिकन ट्रैप्स ये हमारा हो जाता है, और जो इसके ऊपर प्लेटू बनता है उसे क्या कहते हैं, डिकन प्लेटू कहते हैं। तो ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है, तो ये हमारा राइट है। अब है अरावली प्री कैम्ब्रियन रिलिक्ट माउंटेन। देखिए अरावली जो है कहते हैं ओल्डेस्ट रेंज है हमारी, ओल्डेस्ट रेंज तो अरावली है। तो प्री कैम्ब्रियन टाइम की है, ये बिल्कुल सही। इनकी उनकी क्या कहते हैं इसको, उनके अवशेष है, उनके अवशेष हमें मिलते हैं प्री कैम्ब्रियन टाइम के।
तो ये बिल्कुल सही है। अब बात आती है वेस्टर्न घाट पेलियोज़ोइक फोल्ड। देखिए वेस्टर्न घाट के पेलियोज़ोइक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेलियोज़ोइक तो बहुत पुराना टाइम है, बहुत ज़्यादा पुराना टाइम है। और जो वेस्टर्न घाट है ये हमारा क्या हुआ था कि जो ये डिकन वाला प्लेटू हुआ था, तो यहाँ पर जो वो गोंडवाना लैंड हुई थी, जब उसमें ब्रेक डाउन हुआ था, तो उसके बाद ये डिकन प्लेटू का पार्ट था जिसे वेस्टर्न घाट कहते हैं, जैसे पूरा वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो ये और ये जो हमारा गोंडवाना लैंड का ब्रेकडाउन जो हुआ था ये कब हुआ था, ये अप्रॉक्स 150 ईयर्स एगो, नहीं 150 मिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ था ये सब। तो ये उस टाइम का है और ये उससे भी पहले का है, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये एरा दूसरा है। तो हमारा ये आंसर गलत हो जाता है, यानी कि यही वाला हमारा मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स आर कॉमनली फाउंड इन मिडिल कोर्स ऑफ अपर कोर्स ऑफ। देखिए वाटरफॉल और जो रैपिड्स होते हैं ये कहाँ मिलते हैं हमें, अपर कोर्स ऑफ द रिवर में। सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ वेदरिंग बिलोंग टू बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग। देखिए अभी ये कह रहे हैं कि कौन से ऐसे प्रोसेस है जिसमें मैकेनिकल केमिकल दोनों वेदरिंग होती है। सबसे पहले समझते हैं कि मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है। देखिए मैकेनिकल जहाँ पे वर्ड आ जाएगा वहाँ पर या तो वहाँ से कुछ निकल रहा होगा पार्ट, या वहाँ पर ऐड हो रहा होगा, तो वो मैकेनिकल हो जाता है। केमिकल क्या होता है कि वहाँ पे कुछ केमिकल से रिलेटेड होगा, या तो कोई रिएक्शन हो रही होगी या फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ रहे होंगे, तो उस वेदरिंग को, उस टाइप की वेदरिंग को क्या कहेंगे, केमिकल वेदरिंग। अब इसमें कौन से, देखिए हम एक एक करके प्रोसेस समझते हैं। ये जो एक्सफोलिएशन प्रोसेस है इसको कहते हैं, ये वो होती है जैसे सरफेस से, स्किन की सरफेस से अगर हम डेड स्किन को निकालते हैं तो इस प्रोसेस को हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। अब है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है कि, क्या होता है कि एक, जैसे मान ली कोई भी फेज़ में है हमारा, लिक्विड है या कैसे भी फेज़ में हमारा कोई चीज़ है, तो उससे अगर वेपराइजेशन होगा, या जैसे मान लीजिए नमक है, नमक सॉल्यूशन है, तो उस एक टाइम के बाद उसका सारा जो वाटर होगा वो वेपराइज हो जाएगा, क्या बच जाएगा उसमें, सॉल्ट बच जाएगा। तो सॉल्ट जो बच जाएगा, जैसे रॉक्स होती हैं, सॉल्ट की भी रॉक्स होती हैं, तो क्या होता है जब वो वेपराइज हो जाता है तो उसमें पोर्स टाइप के बन जाते हैं, और वो एकदम जो जैसे नमक नहीं होता है खड़ा नमक, उस टाइप से होता है, तो सॉल्ट हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो वो होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है अंदर, और इसमें इसका शेप भी चेंज हो जाता है, यानी कि मैकेनिकल भी वेदरिंग होती है और केमिकल भी वेदरिंग होती है। तो इसका राइट आंसर तो क्रिस्टलाइजेशन है। अब हम समझते हैं और प्रोसेस को। देखिए कार्बोनेशन प्रोसेस, ये तो सिंपल है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो CO2 होती है वो निकलती है, और कोई भी जो होता है कंपाउंड हमारा वो कार्बनिक एसिड, मतलब कार्बन के हमारे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बनिक एसिड में हो या फिर कुछ भी बना है, तो इस तरह से होता है। तो ये केमिकल प्रोसेस होती है, ये सिर्फ केमिकल है, ये मैकेनिकल नहीं है, और ये भी मैकेनिकल नहीं थी। और हाइड्रेशन, हाइड्रेशन की अगर बात करें तो देखिए हाइड्रेशन प्रोसेस यानी कि इसमें वाटर कंटेंट्स है, वाटर का पार्ट है, तो इससे भी मैकेनिकल का कोई मतलब नहीं है। तो अगर जैसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, यानी कि पानी की कमी, अगर हाइड्रेशन में डी लगा देते हैं तो वाटर नहीं है इसमें, एब्सेंट है। अगर हाइड्रेशन है तो यानी कि वाटर है, प्रेजेंट है इसमें। तो इसका राइट आंसर तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे 25 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और थैंक यू सो मच।